हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको सत्यम क्लासेस पर। तो गाइज आज हम बताएंगे आपको बायोलॉजी चैप्टर 3 क्लास 10th का, जिससे हम ब्लड यानी रक्त से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी आप रक्त से रिलेटेड अगर पढ़ लेते हैं यहाँ पे तो आपको बिल्कुल आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने वाले हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा और आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज भी यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले रक्त, या इसी को हम बायोलॉजिकल वर्ड में रुधिर भी बोलते हैं या ब्लड भी बोलते हैं। सबसे पहला बात हमने लिखा है, इसका रंग लाल होता है। लाल होता है क्यों इसका रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, चूँकि रक्त में हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, जिसके कारण रक्त लाल होता है। और यह मेन रूप से आरबीसी ब्लड लाल होता है, यानी कि आरबीसी लाल होता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी कारण रक्त लाल होता है। दूसरा लिखा है, यह गाढ़ा होता है। रक्त का मतलब देखने में कैसा होता है? तो गाढ़ा होता है। तीसरा पॉइंट हमने मेंशन किया है, यह क्षारीय होता है। अब तीन चीज़ होता है, अगर हम आपको मतलब बताएंगे आगे जब हम पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तीन चीज़ होता है। एक होता है अम्ल, एक होता है मतलब प्रकृति तीन प्रकार, एक होता है अम्लीय प्रकृति, एक क्षारीय प्रकृति और एक उदासीन प्रकृति। अगर किसी भी चीज़ का पीएच मान 7 से ज़्यादा हो गया, यानी 7 से थोड़ा भी 1 पॉइंट ज़्यादा भी हो गया, तो उसको कहेंगे यह क्षारीय प्रकृति का है। अगर नेट 7 है तो उसको बोलेंगे यह उदासीन है, यानी कि न्यूट्रल है। और अगर 7 से कम है तो उसको बोलेंगे यह अम्लीय है, यानी कि एसिडिटिक नेचर का है। तो मतलब कोई भी चीज़ तीन नेचर का होता है, या तो अम्लीय होगा, जब अगर 7 से कम होगा उसका पीएच मान तो उसे हम बोलेंगे अम्लीय। अगर उसका पीएच मान नेट 7 होगा तो उसे बोलेंगे क्षारीय, उसे बोलेंगे उदासीन। और उसका पीएच मान 7 से थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे हम क्षारीय। तो यहाँ पर रक्त का पीएच मान 7.4 है, इसीलिए रक्त का प्रकृति क्या होता है? तो क्षारीय होता है। और जो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो थोड़ा कड़वा टाइप का होता है। जो जिसका पीएच मान सिर्फ 7 से नीचा यानी अम्लीय होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो खट्टा प्रकृति का होता है। नेट 7 होता है तो मतलब उसका कोई प्रकृति ने उसका मतलब स्वादहीन होता है। अगला हमने मेंशन किया है यहाँ पर, यह तरल संयोजी ऊतक है। दोस्तों बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इनमें से कौन तरल संयोजी ऊतक है? तो रक्त आएगा तरल संयोजी ऊतक। यह आएगा रक्त कौन सा ऊतक है? तो रक्त है संयोजी ऊतक, या तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, या तो तरल संयोजी ऊतक। उसके बाद हाँ, सबसे पहले आप कहीं आपको कोई तीर या बत्तीर के अच्छा से पूछ लेगा कि आखिर हम रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं। तो यहाँ हमने लिखा दिया है, रक्त को संयोजी ऊतक इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसीलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। किसको? यानी रक्त को। मतलब पूरा जब बॉडी में प्रवाह करता है तो जितना पूरा बॉडी, हॉल बॉडी को पूरा टच करते हुए जाता है, हॉल बॉडी के जो टिश्यू हैं सबको टच करते हुए जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक कहा जाता है। किसको? रक्त को। फिर इसके बाद अगर आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में मतलब डिटेल में जानेंगे तो आपको अगर मिल जाएगा कि रक्त का प्रकृति कैसे होता है, तो आप बोलेंगे इसका प्रकृति कोलाइड की तरह होता है। अब आप बोलेंगे कि आखिर कोलाइड क्या होता है सर? तो कोलाइड हम उसे बोलते हैं, यानी ये बायोलॉजिकल वर्ड है, बायोलॉजिकल बोल दिया जाए, चाहे फिजिक्स हम आपको 9th में भी पढ़ाए थे, या 9th में आप लोग पढ़े होंगे कोलाइड के बारे में। तो कोलाइड ये केमिस्ट्री में मिलता है, कोलाइड के बारे में पढ़ना। तो अगर आपको हम अगर सिंपल वर्ड में समझा दें तो कोलाइड मतलब कोई, जैसे आप कोई चीज़ लीजिए, जैसे दूध लीजिए, दूध को अगर आप कपड़ा पे छानेंगे तो कुछ ना कुछ उसका भाग रह जाएगा, यानी पूरा का पूरा छना के इस पार से उस पार नहीं हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे, इसका मतलब कोई लॉजिकल नहीं है, नहीं आपको हम समझने के लिए बोल दिए हैं कि ये कोलाइड क्या होता है। तो ठीक उसी प्रकार मतलब आप रक्त को अगर छानेंगे तो रक्त को जो छानेंगे तो उसका जो प्लाज्मा भाग है वो पूरी नहीं छनाएगा, वो कुछ ना कुछ एक पार रह जाएगा, मतलब दूसरी तरफ रह जाएगा, और पूरा मतलब इस पार से उस पार कोई छन्ना पत्थर पर नहीं छनाएगा, तो इसीलिए उसको बोलेंगे कोलाइड। मतलब कोलाइड आप समझ चुके होंगे कि अब कोलाइड हम उसे कहेंगे जिसे हम अगर छानेंगे किसी चीज़ पे तो पूरी नहीं छन जाए, उसे बोलेंगे हम कोलाइड। तो इसका मतलब प्रकृति कैसे होता है रक्त का प्रकृति?
तो कोलाइड के जैसा थोड़ा मोटा होता है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा भाग भी होता है और उधर मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, इसी कारण। उसके बाद हम बता चुके हैं ये, तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अब अगर पूछेगा कि रक्त कौन सा ऊतक है, तो रक्त तो संयोजी ऊतक है, आपको बता दिया है। संयोजी ऊतक क्यों है? क्योंकि यह पूरे बॉडी को टच करते हुए जाता है। पीएच मान बता दिया है कि 7.4 होता है। उसके बाद अगर रक्त के बारे में देख लेंगे, तो रक्त अगर मेल के बात किया जाए, मेल मतलब पुरुष, तो पुरुष में 5.5 लीटर मतलब रक्त पाया जाता है, मेनली 5 से 6 आप याद रखिए। उसके बाद अगर फीमेल के बात किया जाए यानी महिलाओं में, तो महिलाओं में हमेशा पुरुष के तुलना से आधा लीटर खून कम होता है। यानी पुरुष में अगर 5.5 लीटर रक्त है, तो महिला में कितना होगा? ओनली 5 लीटर रक्त होगा। या आप मान के चलिए कि मेल में अगर 5.5 लीटर होगा, तो फीमेल में कितना? 5 लीटर होगा। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है रक्त के बारे में। रक्त से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह एक किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी, और इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। इसका प्रकृति होता है क्षारीय। उसके बाद हमने यहाँ लिखाया है रक्त के संरचना के बारे में। तो अब आप जान लीजिए किसके बारे में? रक्त के संरचना के बारे में, यानी कि बनावट, इस बना कैसा होता है, बना कैसे होते हैं। तो यहाँ इसके लिखाए हैं रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं, मतलब रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर दिए हैं, रक्त यहाँ ब्लड लिख दिए हैं, और ब्लड के 2 प्रमुख घटक, यानी मतलब 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला भाग ये तरल होता है, और जो भी तरल भाग हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो रक्त के जो तरल भाग हैं उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। और तरल भाग कितना परसेंट है? तरल भाग हैं 50%। तो 50 अगर 100 में अगर हम तरल भाग है 55%। तो अगर हम 100 में 55% यहाँ देखते हैं तरल भाग हैं, तो 45% ऑलरेडी होगा कितना? सॉलिड भाग, यानी कि ठोस भाग। तो रक्त के 2 प्रमुख भाग हैं, तरल भाग और ठोस भाग। तो तरल भाग को बोलते हैं प्लाज्मा, और ठोस भाग के अंदर में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसका बायोलॉजिकल नाम है, आरबीसी के बायोलॉजी में नाम होता है, बायोलॉजिकल नाम है इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी के बायोलॉजिकल नाम है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स के बायोलॉजिकल नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे हम बिंबाणु भी कहते हैं, इसे प्लेटलेट्स को। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर आरबीसी के बारे में डिटेल में, उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे डब्ल्यूसी के बारे में डिटेल में, और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल में। हाँ तो दोस्तों, अब हम आपको बता देंगे आरबीसी के बारे में थोड़ा। आरबीसी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। अब इसके जीवन काल के बारे में देखिए। ये इसका जीवन काल है 120 दिन, यानी कि 120 डेज। यानी इसका जीवन काल कितना है? 120 डेज, यानी कि दिन। 120 दिन इसका कितना है? जीवन काल है। फिर इसके बारे में आप जान लीजिए थोड़ा, इसका आखिर मतलब बॉडी में संख्या कितना होता है, किसका? आरबीसी का। इसका मतलब होता है जनरली पुरुष में, जो वैसे कोई जवान पुरुष है उसमें 5 मिलियन से 6 मिलियन, कितना आगे हम मेंशन किए हैं, नो डाउट इसमें, यहाँ पर आप समझ लीजिए। यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा संख्या। इसका तो जीवन काल हो गया। पूछा जाएगा कि आरबीसी के जीवन काल कितना है, तो आंसर क्या आएगा? 120 डेज। उसके बाद या तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर वैसे देखेंगे तो 50 लाख से 60 लाख इसका संख्या। 50 लाख से कितना हो जाएगा? 50 लाख से 60 लाख इसका कितना हो जाएगा संख्या। अगर जनरली ये तो हम लाख में, लेकिन जनरली आपको बुक में मिलेगा मिलियन में। 5 मिलियन से कितना? अप्रॉक्सीमेट 6 मिलियन। इतना संख्या आपको आरबीसी के पूरा बॉडी में होना चाहिए, तब आपका बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक काम करेगा। यानी कि 50 लाख से 60 लाख, 50 लाख से लेकर के 60 लाख तक, या मिलियन में करेंगे तो 5 मिलियन से कितना? 6 मिलियन। इतना एक आरबीसी होना चाहिए। फिर इसके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे अब ल्यूकोसाइट के बारे में। ल्यूकोसाइट हम बताए हैं कि ये बायोलॉजिकल नेम है, यानी कि बायोलॉजिकल नाम है ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट हम आगे मेंशन किए हैं, मतलब 4000 से लेकर के 11000 तक इसका मतलब होता है आंकड़ा, लेकिन लगभग आपको 10,000 होना चाहिए। इसका जीवन काल के बारे में आप जानिए। इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। कितना? 2 से 4 दिन, यानी 2 से 4 डे इसका
जीवन काल होता है, बस इतना। आप नियरेस्ट ऑप्शन चूज करके और मार दीजिएगा, इसका मतलब थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आता रहता है एग्जाम में। पूछेगा WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन या 4 से 6 भी रहेगा, 10 भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन नियरेस्ट ऑप्शन ऑलवेज करेक्ट होता है इसका। उसके बाद हम बारे में बता देंगे ये प्लेटलेट्स के बारे में। ये प्लेटलेट्स के बारे में जानिए आप। ये प्लेटलेट्स के मतलब संख्या होना चाहिए बॉडी में कितना, 2 लाख। कितना होना चाहिए, 2 लाख प्लेटलेट्स की संख्या होना चाहिए पूरा बॉडी में, 2 लाख होना चाहिए। इसका मतलब जो जीवन काल है ये होता है 7 डे। कितना, 7 दिन। प्लेटलेट्स के जीवन काल है 7 दिन और इसका संख्या बॉडी में कितना होना चाहिए, 2 लाख। नेक्स्ट हम इस सभी के बारे में डिटेल में बिल्कुल जिक्र किए हैं, RBC के बारे में, WBC के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। हाँ तो दोस्तों आप हम यहाँ बता दें आपको प्लाज्मा के बारे में अच्छा से। प्लाज्मा के बारे में आप थोड़ा डीपली जान लीजिए। प्लाज्मा यानी यह हल्के पीले रंग का होता है। पूछेगा प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो यह हल्का पीला रंग का होता है प्लाज्मा। उसके बाद यह चिपचिपा द्रव होता है। चिपचिपा द्रव होता है कौन, प्लाज्मा, और हल्के पीले रंग का होता है प्लाज्मा, क्योंकि ये रक्त में पाया जाता है और रक्त में इसी के चलते रक्त क्या होता है, मोटा होता है। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ, यह आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। हम बता दिए थे कि पूरे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, जिसे हम बोलते हैं तरल भाग, और 45% होता है ये ठोस भाग। तो दोनों मिला के 100% हो गया। उसके बाद प्लाज्मा में, मतलब प्लाज्मा में क्या क्या होता है थोड़ा सो जान लीजिए आप। इसमें 90% जल, यानी कि प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। उसके बाद 7% प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद मेनली मुख्य रूप से 90% जल और 7% प्रोटीन, ये एग्जाम में आती है। उसके बाद 0.9% अकार्बनिक लवण। अकार्बनिक लवण उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन न हो। उसके बाद 0.18% पाया जाता है ग्लूकोज। उसके बाद 0.5% पाया जाता है वसा, तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी आप इसका मतलब समझ चुके होंगे कि यहाँ 90 हो गया, उसके बाद कितना ये हो गया 7, तो ये 97 हो चुका है। तो 97 और उसके बाद ये सब ऐड करने के बाद और जो कुछ 1 या 2% जो भी कुछ बच जाए वही क्या पाए जाते हैं, शेष अन्य अकार्बनिक पदार्थ होगा। यानी कि आप ये 90 जोड़ दीजिए और 7 जोड़ दीजिए तो 97 हो जाएगा। फिर इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए। जोड़ने के बाद जो इधर का कुल सम होगा और जो बच जाएगा वही शेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं। किसमें, यह प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमने मेंशन किया है, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। मतलब ये इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो आप यकीन मानिए कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। आप तो मतलब सिंपल लॉजिक लगाएंगे, यार प्लाज्मा उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। अगर आप एक भी नज़र या एक भी झलक नहीं देखे हैं क्वेश्चन, तो आप मतलब यकीन नहीं कीजिएगा और इसको ज़रूर स्किप कीजिएगा ऑप्शन को और गलत मारिएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन में, अब इसमें क्या क्या होता है सो जानिए। प्लाज्मा प्रोटीन में मेनली होता है ये फाइब्रिनोजिन, उसके बाद होता है प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा होता है हिपेरिन। तीसरा क्या होता है, हिपेरिन। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। मतलब ये तीनों का काम है मुख्य रूप से रक्त का थक्का बनाना। अब एक बात आप जानिए यहाँ पर, फाइब्रिनोजिन रहित, यानी कि जिसमें फाइब्रिनोजिन नहीं है, मतलब वैसा ब्लड जिसमें अगर ब्लड है, ब्लड में से हम फाइब्रिनोजिन निकाल देंगे, यानी ब्लड यानी प्लाज्मा में 3 चीज़ पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। अगर हम ब्लड में से फाइब्रिनोजिन निकाल दे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सीरम। और इसी का उपयोग डॉक्टर करते हैं चेकअप करने में। सबसे पहले ब्लड में एक तो हम बताए हैं कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है। पहले तो प्लाज्मा कलर होता है पीले टाइप का, यहाँ बताया है कि प्लाज्मा का कलर कैसे होता है, पीले रंग का। तो पीले रंग का एक तो प्लाज्मा का कलर होता है, और उसमें से भी क्या करता है ये फाइब्रिनोजिन डॉक्टर बाहर कर देते हैं। फाइब्रिनोजिन बाहर कर जब देते हैं तो मतलब थोड़ा पतला रक्त बन जाता है, और वही जो पतला रक्त बन गया, पंछुच्छुर रक्त,
यानी आप मतलब दूध है, दूध में से पूरा मक्खन जब निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दूध ही, और दूध ही पूरा क्या हो गया, पूरा पतला पानी की तरह। तो ठीक उसी प्रकार जब रक्त में से हम निकाल लेंगे ये फाइब्रिनोजीन, तो रक्त बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो उसका नाम क्या हो गया यहाँ पर, तो उसका नाम हो गया सीरम। जब रक्त बिल्कुल पतला हो गया तो उसका नाम हो गया सीरम। एक तो वैसे प्लाज्मा कलर होता है पीला, थोड़ा और पीलापन दिखने लगा, तो उसी का उपयोग करता है डॉक्टर चेकअप करने में, मतलब इसका बीमारी को चेकअप करने में कि मतलब कौन सा बीमारी है ये बॉडी में। तो बीमारी पता चलता है मतलब रक्त से, तो रक्त से पता लगा लेता है खून से कि कौन सा बीमारी है, मतलब कि उसमें से फाइब्रिनोजीन बाहर कर देता है ब्लड से, तो ब्लड हो जाता है एकदम दूधी की तरह। दूध में से अगर हम क्रीम निकाल लेंगे, मक्खन निकाल लेंगे, तो उसे बोलेंगे दूधी, एकदम पतला हो जाएगा पंछुच्छुर पानी की तरह। तो उसे बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार रक्त का जब हो जाता है नेचर, तब उसको चेकअप किया जाता है, तो चेक करके पता लग जाता है कि इसमें कौन सा डिजीज है। नेक्स्ट हमने मेंशन किया है आरबीसी के बारे में। तो गाइस आप डिटेल में जानिए आरबीसी के बारे में। इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, या रेड ब्लड ऑफ सेल भी कहीं कहीं मेंशन किया होता है बुक में, या रेड ब्लड सेल बोलिए या रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स बोलिए, बात बराबर है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, आरबीसी को हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। इसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण ये लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो पाया जाता है किसमें, आरबीसी में। और अगर यही आपके शरीर में है तो आप एकदम चुस्त दुरुस्त होंगे, काम करने में आपको मज़ा आएगा, आप कभी थकान नहीं महसूस करेंगे, ओ माय गॉड बहुत थक चुके हैं, ऐसा फील आप नहीं करेंगे। तो इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, इसी कारण इसका रंग तो लाल होता है, ये तो पहले भी हम बताए थे। लेकिन इसका मुख्य कारण है इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण क्या होता है, आदमी पूरा चुस्त दुरुस्त होता है, ताकि मतलब जल्दी थकता नहीं है काम करने पर। अगर आपको मतलब अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, अगर आप पढ़ने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन आपको जब जाते हैं पढ़ने के लिए नींद लग जाता है, तो आप सबसे पहले जाइए, अगर मेरी सलाह मानिए तो, और डॉक्टर से चेकअप करवाइए, आरबीसी करवाइए चेकअप, डब्ल्यूबीसी करवाइए, प्लेटलेट्स करवाइए कितना काउंट होता है, और अगर कम है तो उसका दवा लीजिए, आप ऑटोमेटिक पूरा फुर्तीली हो जाएंगे। देखिए आप बच्चा सब बहुत फुर्तीली होता है, चूँकि उसमें मतलब प्लेटलेट्स ज़्यादा होता है, और प्लेटलेट्स ज़्यादा होने से होता है क्या, कोई भी आदमी कितना भी काम कर ले जल्दी थकता नहीं है, कोई भी आदमी कितना भी काम कर ले जल्दी थकान नहीं फील होगा। और ये आरबीसी आपको काम करने के लिए उस्काता है, बोलता है काम करो। अगर प्लेटलेट्स कम रहेगा तो आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा, आप थक जाएंगे, सो जाएंगे। तो ये आरबीसी, और इसी में यानी आरबीसी में ही क्या पाया जाता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है एक तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एनीमिया बीमारी किसके कारण होता है, तो एनीमिया बीमारी बोलते हैं उसको हिंदी में रक्त अल्पता, या किसे रक्त अल्पता कहते हैं, यानी रक्त अल्प माने कम, अल्प माने कमी, रक्त अल्पता यानी खून की कमी। तो खून की कमी किसके कारण होता है, खून के कमी से जो बीमारी होता है उसे बोलते हैं हम एनीमिया। तो खून की कमी यानी खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी हो गया, और खून के अंदर ही पाया जाता है क्या, आयरन, खून के अंदर पाया जाता है आयरन। तो आयरन का या तो कमी बोले, या तो आपको क्या बोले, आरबीसी की कमी बोले, या हीमोग्लोबिन की कमी बोले, सब उससे होता है एनीमिया नामक बीमारी, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। उसके बाद हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन का वाहक, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ढोना। वैसे फेफड़ा एक प्रकार से सिस्टम है जहाँ पर हवा आती है, मतलब फेफड़ा में क्या, हम जब सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो फेफड़ा में जाकर हवा जमा होता है, फिर वहाँ से हीमोग्लोबिन आता है और पूरे शरीर में ब्लड को एकदम परिसंचरण कर देता है, यानी फैला देता है, सर्कुलेट कर देता है, और और CO2 को बाहर कर देता है, और पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन को अंदर कर फैला देता है। उसके बाद यहाँ मेंशन किया है आरबीसी शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करता है, यानी आरबीसी इसी का नाम है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, यही श्वसन गैसों का क्या करता है, परिवहन यानी ढोने का काम करता है। कौन, आरबीसी। अब थोड़ा आप लोग इसमें एक्स्ट्रा जान लीजिए, अगर आपको पूछ दे कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो आरबीसी का आकार होता है ऐसे चक्री की तरह गोल गोल, पेड़ा देखे हैं पेड़ा, बस पेड़ा की तरह होता है एकदम चक्री, देखेगा आरबीसी का आकार कैसे होगा, गोल गोल होगा।
एक बात आप जानिए, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऊंचाई जाने पर, मतलब ज़्यादा आप ऊंचा पे जाएंगे, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप ज़्यादा ऊंचा जा रहे हैं, कहीं पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। तो पूछा जाएगा ऊंचाई पर चढ़ने से किसका आकार बढ़ता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आएगा आरबीसी। यानी ऊंचाई पर जाने से किसका आकार बढ़ जाता है, तो आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। और ये भी मतलब कीप इन माइंड रखिए कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम। अगर इसीलिए आरबीसी में अगर चोट लगता है तो ये स्वतः ठीक नहीं कर सकता है। इसके लिए शरीर में होता है, मतलब आगे बताए हैं कि शरीर में एक ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक जिसे बोलते हैं एस्प्लीन इंग्लिश में, या प्लीहा, या तिल्ली भी बोलते हैं, या इसे मतलब कब्रिस्तान भी बोलते हैं। तो वो उसको ठीक कर देता है अपना। तो इसमें लाइसोसोम नहीं पाया था, और इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। पूछेगा इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता है और लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। अब एक बात यहाँ आप समझिए कि अगर जिस चीज़ में केंद्रक नहीं पाया जाता है तो उसमें क्या नहीं होगा, चूँकि केंद्रक में पाया जाता है डीएनए एवं आरएनए। केंद्रक में ही पाया जाता है क्या क्या, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए और आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए, आरएनए। और चूँकि यहाँ पर एब्सेंट है क्या, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो अगर आरबीसी कोई आदमी चेक करवाता है तो उसका कोई पता नहीं चलेगा कि इसका डीएनए क्या है, इसका और आरएनए क्या है। यानी कि आरबीसी से हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि इसका डीएनए क्या होगा, यह मतलब किसका बेटा है और किसका बेटा नहीं है। मतलब डीएनए चेक होता है, आप लोग जानते हो कि डीएनए टेस्ट होता है एक, जिससे पता चलता है ये किसका, मतलब डीएनए माता पिता का मैच करता रहता है। तो डीएनए चेक करते समय आरबीसी को डॉक्टर नहीं लेते हैं, क्योंकि मतलब डीएनए में केंद्रक नहीं पाया, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिससे वह पता नहीं लगा सकता है कि इसका डीएनए और इसका आरएनए क्या होगा। तो मतलब आप केस का भी, जैसे बाल लीजिए, बाल से डीएनए पता कर सकते हैं, नाखून के कोशिका में भी डीएनए पता करता है, नाखून की कोशिका से अपना पता कर ले। मतलब आरबीसी को छोड़ के डॉक्टर साहब कुछ ले लेंगे और उसका पता कर लेंगे कि इसका डीएनए किससे मैच करता है। तो आरबीसी में डीएनए मतलब आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो इसमें डीएनए और आरएनए भी नहीं पाया जाएगा। उसके बाद उसके बाद एक पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मतलब इनमें से किसकी संख्या रक्त में ज़्यादा होता है। अब आप लोग घबराइएगा कि अरे वाह, तो मतलब रहेगा ऑप्शन में प्लेटलेट्स, उसके बाद रहेगा आरबीसी, उसके बाद रहेगा डब्ल्यूबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सिंपल आंसर आप सोचिए, तो इनमें से रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आरबीसी। हम अभी आपको बताए हैं बगल में पीछे कि आरबीसी होता है 50 लाख से 60 लाख, या मतलब मिलियन में कन्वर्ट कर दे तो 5 मिलियन से 6 मिलियन, जबकि प्लेटलेट्स होता है केवल 2 लाख, और डब्ल्यूबीसी होता है वही 4 लाख से लेकर के 11 लाख के बीच में, या मोटा मोटी आप 10 लाख मान लीजिए, 10 लाख होता है। तो इसमें से किसका संख्या ज़्यादा होता है, तो आरबीसी का संख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है हमेशा। यहाँ हमने मेंशन किया है हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो उसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है तो उसका नाम हो जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यानी ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो उसका नाम होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। उसके बाद हमने यहाँ मेंशन किया है मनुष्य तथा मेमेलिया वर्ग के जंतु में न्यूक्लियस नहीं होता है। यानी कि अब आप वही न्यूक्लियस, यानी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक। मनुष्य तथा मेमेलिया वर्ग, मेमेलिया मतलब जो भी अपना, मेमेलिया उसे बोलते हैं जो अपना बच्चा को क्या पिलाता है, दूध पिलाता है। तो मनुष्य तथा मेमेलिया वर्ग के जंतुओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और हम लोग सब के सब क्या पीते हैं, दूध पी के आए हैं, दूध पीते हैं। तो इस सब में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं होता है। हम बता दिए हैं पीछे डीपली में कि केंद्रक नहीं होने से क्या क्या होता है। केंद्रक अगर नहीं है तो उसमें डीएनए आरएनए पाया जाता है, आरएनए नहीं पाया जाएगा, ये हम बताए हैं आपको डीपली में। उसके बाद यहाँ हम वही मेंशन कर दिया है, एक वयस्क पुरुष में सामान्य आरबीसी की संख्या 4.6 से
6.1 मिलियन मिलीमीटर क्यूब तक होती है। मतलब इसका ये क्या होगा, यूनिट होगा, इसमें डॉक्टर साहब मापते हैं मिलियन में। यानी मोटा मोटी आप याद रखिए कि 4 मिलियन से लेकर के 6 मिलियन तक होता है एक वयस्क यानी कि जवान पुरुष में क्या किसकी संख्या, तो आरबीसी की संख्या, सॉरी आरबीसी की संख्या यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। उसके बाद अगर एक वयस्क महिला की बात की जाए तो उसमें 4.2 से लेकर के 5.4 मिलियन तक होता है आरबीसी की संख्या। यानी कि आप यहाँ गौर करते हैं कि मान के चलिए आप अप्रॉक्स में 4 से 6 मिलियन होता है पुरुष में, एक वयस्क पुरुष में, और 4 से 5 मिलियन होता है एक वयस्क महिला में, और बच्चों में होता है 4 से 5.5 मिलियन तक आरबीसी की संख्या। उसके बाद यहाँ हमने मेंशन किया है रक्त प्लीहा या तिल्ली में जमा रहता है। यानी रक्त कहाँ पर स्टोर होता है, जमा होता है, तो रक्त प्लीहा या उसी को बोलते हैं तिल्ली, या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन में जाके क्या होता है, जमा रहता है। इसीलिए प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये प्लीहा है क्या, आखिर में ये प्लीहा क्या है, तो ये प्लीहा पेट, आप जानते हैं पेट, उदर गुहा, पेट किस तरफ होता है, शरीर के बाएं साइड, जो शरीर के बाएं साइड ये प्लीहा यानी पेट के बाएं तरफ आया जाता है ये प्लीहा, और वहाँ पर एक बैंक के तरह है। जब आरबीसी मतलब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, और उसके बाद डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना बताए हैं, 2 से 4 दिन या 4 दिन, और उसके बाद प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना, तो 7 दिन। ये सब जब मर जाते हैं तो सब का सब कहाँ जाते हैं, सब का सब यानी यहाँ पर प्लीहा यानी स्प्लीन में जाके जमा हो जाता है। ये सब का सब कहाँ जाता है, प्लीहा यानी स्प्लीन में। या प्लीहा भी किसर होता है, पेट के बाएं तरफ अपना होता है, वहाँ पर जमा हो जाता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। इसे कभी कभी कब्रिस्तान भी ऐसे ही मतलब इसका नाम है, कहा जाता है। यानी मतलब जितना भी कब्रिस्तान हम किसे कहेंगे या कब्र किसे कहेंगे, जहाँ पर आदमी मर जाता है और फिर उसको मरा हुआ आदमी वहाँ पर रखा जाता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान भी कहा जाता है, कब्रिस्तान इसे कहा जाता है। किसको, ये ब्लड, क्यों, चूँकि मरा हुआ जितना भी आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी या चाहे प्लेटलेट्स है, सब का सब कहाँ जाता है, इसी प्लीहा में, इसलिए इसे बोलते हैं कब्रिस्तान। फिर आगे बता दिया है रक्त अस्थि मज्जा में बनता है। रक्त बनता है कहाँ, रक्त आखिर शरीर में बनता है कहाँ, तो रक्त बनता है बोन मैरो में। शरीर के जो बोन मैरो है वहाँ पर जाके रक्त यानी बनता है, तो रक्त अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनता है। उसके बाद बताया है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। सबसे पहले विलियम हार्वे को मतलब जानकारी मिली थी कि रक्त क्या करता है, पूरा बॉडी में परिसंचरण करता है यानी कि दौड़ता है। और एक बात आप ये हमेशा याद रखिए कि जब पूरा बॉडी में ब्लड दौड़ता है तो कोई भी चीज़ दौड़ता है तो उसमें क्या पैदा होता है, हीट पैदा होता है यानी कि उष्मा पैदा होता है। तो ब्लड के दौड़ने से क्या पैदा होता है, हीट पैदा होता है यानी कि उष्मा पैदा होता है। इसीलिए मेरा बॉडी क्या होता है, गर्म होता है। और कितना, मेरा बॉडी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म होता है, और मतलब 37 डिग्री हमारे बॉडी मतलब 98.6 कितना 98.6 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये, और 37 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस मेरा बॉडी का टेम्परेचर होता है, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये इसका हुआ बॉडी का टेम्परेचर। क्यों, अगर आपका सिंपल अगर आपको जानना है तो आप दोनों हाथ लीजिए और दोनों हाथ को ऐसे ऐसे रगड़िए, हाथ पे हाथ देके, ऑटोमेटिक आप जब तक रगड़िएगा उसको तब तक हीट पैदा होगा, तब तक क्या होगा, हीट पैदा होगा यानी गर्मी पैदा होगा। उसको रगड़ना आप छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिक हीट ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जब कोई मनुष्य मर जाता है या मर जाती है जब आदमी, तो उसमें उसका पूरा शरीर क्या हो जाता है, ठंडा, एकदम ठंडा पैदा हो जाता है, पूरा ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और ब्लड जब सर्कुलेट करता है तो क्या होता रहता है, गर्मी पैदा यानी हीट पैदा होता है, जिससे आदमी का मतलब टेम्परेचर कितना रहता है, इतना हमेशा रहता है, मतलब 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस।
तो आप ये भी समझ चुके होंगे कि रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया, तो विलियम हार्वे ने किया। नेक्स्ट है भ्रूण में, जब मतलब भ्रूण, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आखिर भ्रूण क्या होता है। तो जब बच्चा माँ के पेट में, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होती है तो उसका नाम होता है भ्रूण। जब तक कि बच्चा बाहर ना आ जाए, यानी माँ के पेट से जब तक बच्चा धरती पर ना आ जाए तब तक हम उसे कहेंगे भ्रूण, और जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे बच्चा। तो भ्रूण आई होप आप भ्रूण के बारे में बिल्कुल समझ चुके होंगे कि भ्रूण क्या होता है। तो भ्रूण में रक्त मीसोडर्म में होता नहीं है, मीसोडर्म में बनता है। तो भ्रूण में रक्त मीसोडर्म में बनता है। कहाँ बनता है? तो भ्रूण में रक्त मीसोडर्म में बनता है। भ्रूण में रक्त कहाँ बनता है? सॉरी, यहाँ हैंड मिस हो चुका है। भ्रूण में रक्त मीसोडर्म में बनता है, और मीसोडर्म ये होता है कहाँ? यकृत यानी कि लीवर में, यानी बच्चा के लीवर में पाया जाता है मीसोडर्म, और मीसोडर्म में खून बनता है यानी कि रक्त बनता है जब भ्रूण होता है तब। आई होप आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल क्लियर कट। नेक्स्ट हमने यहाँ मेंशन किया है मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, पहले भी बता दिए। अगर पुरुष हैं तो 5.5 लीटर और महिला है तो आधा लीटर कम। वहाँ पर वही बात हम यहाँ पर मेंशन किया है। महिला में पुरुष के अपेक्षा आधा लीटर खून क्या होता है? कम होता है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किए हैं यहाँ पर हमने मेंशन किया है रक्त मनुष्य के शरीर के वजन का 7% होता है, यानी जो ब्लड है, ब्लड आपका जितना वजन है उसका 7% आप निकाल लीजिए, आपका बॉडी में उतना ही ब्लड मिलने वाला है, यानी कि खून मिलने वाला है। यानी रक्त मनुष्य के शरीर के पूरा हॉल वजन का कितना होता है? 7%। अगर किसी का वजन है 60 kg, तो 60 kg का आप 7% निकाल लीजिए, उतना आपके शरीर में क्या होगा? ब्लड प्रेजेंट में होगा। तो ब्लड पूरे शरीर के वजन का मात्र 7% होता है बॉडी के अंदर। उसके बाद हम थोड़ा इसके बारे में बता दिए हैं कि पुरुष में दिमाग का वजन होता है 1.4 kg या 1400 ग्राम, जबकि महिला में दिमाग का वजन होता है 1.3 kg या 1300 ग्राम। ऐसा मतलब माना जाता है कि जनरली महिला और पुरुष में जनरली चीज़ कम होता है। यहाँ हम रक्त के बात किए थे, तो रक्त एक्यूरेट अगर मान के चलिए आप तो 5.5 लीटर अगर पुरुष में होगा तो महिला में होगा 5 लीटर। तो इसका मतलब कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन एक पुराने ज़माने में लोग सब बोलता रहता था कि महिला अपने पति को खून चूसता है, इसीलिए उसमें ब्लड क्या होता है? थोड़ा कम होता है। मतलब ये डियर आप दिल पे नहीं लीजिएगा, मतलब खासकर लड़की लोग जनरली, ये सब सिर्फ कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन उसे याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं। ये जनरली गांव घर में चलता है कि मतलब पुरुष में रक्त थोड़ा ज़्यादा होता है और महिला में कम होता है, इसीलिए अपने पति का खून चूसती हैं कौन? महिला लोग। लेकिन ये सब डियर मतलब जितना भी खास करके लड़की हैं, दिल पर लेने वाली बात कोई बात नहीं है, ये सिर्फ याद रखने वाली बात है। जनरली चीज़ मतलब थोड़ा लाइट होता है, कम होता है लड़की में विथ रिस्पेक्ट टू पुरुष। तो गाइज आई होप आप मतलब जनरली आप समझ चुके होंगे आरबीसी के बारे में और ब्लड यानी कि रक्त के बारे में। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं आपको बिल्कुल समझा देने का, और अब थोड़ा मोड़ा बच गया होगा तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जब हम WBC और प्लेटलेट्स के बारे में, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको हम जानकारी देंगे, नॉलेज देंगे, तो हम बता देंगे ब्लड के बारे में। अगर कुछ हमसे त्रुटि हो गया होगा या कुछ छूट गया होगा, बाय द वे होता है मनुष्य का नेचर, तो हम बता देंगे। वैसे जनरली हम कोशिश किए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि आपको आरबीसी के बारे में और ब्लड के बारे में पूरा डीपली नॉलेज दिया जाए। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ खुल के शेयर कीजिए गाइज, और थोड़ा प्रमोट कीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू।